Turkey is one of the developed countries that are globally known for Bizim için 15 Turkey plans Interview to style. Bizim tarihi boyunca अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाजरीन, आज टर्किया के पास 400 से जायद इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, जिनमें से 200 का ताल्लुक टेक्नोलॉजी फील्ड से है। इसी तरह 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक टर्किया सालाना 800 से 1000 बिलियन डॉलर्स के दरमियान दौलत कमाता है, और जो गाड़ी आपको 30 लाख पाकिस्तानी रुपए में मिलती है, वही गाड़ी आपको 1 से 1.5 लाख रुपए टर्किश रुपए के अंदर जो है वो आपको आसानी से उससे बेहतर गाड़ी आपको मिल जाती है। और तुर्की का एक आम आदमी कम से कम $500 महाना कमाता है, और ये इतने पैसे होते हैं कि टर्की का आम आदमी इससे बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर सकता है, साल में एक बार सियाहत भी कर सकता है। मगर नाजरीन, इस सारे पुरकशिश मंजरनामे से पहले तुर्कियों ने एक गैर आईनी कुव्वत, एक गैर आईनी कंपनी के खिलाफ बका की जंग लड़ी है। एक वैसी ही गैर आईनी कुव्वत, एक वैसी ही गैर आईनी कंपनी जो पाकिस्तान पर कब्जा जमाए हुए है। एक आम पाकिस्तानी के पास ना दौलत है, ना फ्यूचर है, हुनर है, और ना ही कोई तालीम है उसके पास, लेकिन कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लांट्स में साबुन तेल से लेकर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक चलाती है। बड़ी बड़ी एयर कार्गो शिप्स और इस तरह के बहुत सारे कारखाने, सोने और चांदी के ठेके लेती है। यानी पाकिस्तान के अंदर 99% जो बिजनेस है वो इस गैर आईनी कुव्वत के पास है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के पास 2 वक्त का आटा तक दस्तयाब नहीं है। और तुर्किया भी इन्हीं हालात से निकली एक कंट्री है, जिनकी कहानी आज हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने गैर आईनी कुव्वतों के साथ आईनी तरीके से एक जबरदस्त जो है वो लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, और आज तुर्किया एक बेहतरीन मुकाम पर खड़ा है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, तुर्किया की जमहूरियत का सूरज 27 मई 1960 को एक बार फिर उस वक्त डूब गया जब गैर आईनी कुव्वतों ने अपनी हुदूद से तजावुज किया और जमहूरी वजीर आजम अदनान मेंदेरेस को फांसी पर लटका दिया। और उसके बाद तुर्की एक ऐसी डीप स्टेट बन गया जो अपनी जरूरत के तहत अपनी लैब में सियासतदान पैदा करती, और इन सियासतदानों को लॉन्च करने से पहले इनकी करप्शन फाइल्स, इनकी वीडियोस, ऑडियोज और इस तरह की बहुत सारी चीजें रखी जाती, जिनकी वजह से इनको कंट्रोल करना आसान हो। लेकिन नाजरीन, इतने ज्यादा बंदोबस्त के बावजूद जब भी अवामी लीडर्स, अवाम के अंदर से निकले हुए लीडर्स या अवामी महरूमियां ताकतवर होती, लोगों का एहतजाज, लोगों की ताकत बढ़ती, तो ये गैर आईनी कुव्वतें मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नफज कर देती। यहां तक कि 1983 में एक ऐसी सियासी जमात इलेक्शन जीत गई, इंतखाबात जीत गई, जिनकी गैर आईनी कुव्वतों के साथ कोई डील नहीं थी, कोई मुआहदा नहीं था। अब जब ये सूरत हाल बनी तो फिर गैर आईनी कुव्वतों ने गुस्से में आकर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और तमाम के तमाम जमहूरी नुमाइंदे उठाकर जेलों में फेंक दिए। अब नाजरीन, गैर आईनी कुव्वतों ने खुद को सुपीरियर, ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तुर्की के अंदर एक ऐसा आइन भी बनवाया, मुतारफ करवाया, जिसके मुताबिक कंपनी के पास, यानी गैर आईनी कंपनी के पास बेइंतहा इख्तियारात और ताकत चली गई। और यूं तुर्की के वसाइल का रुख मुड़ा और तमाम के तमाम वसाइल एक मखसूस तबके की अयाशी पर खर्च होने लगे। अब नाजरीन, तुर्की के हालात दिन ब दिन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे, लेकिन तुर्की के ऊपर जो गैर आईनी कुव्वतें थी, उनकी पूरी की पूरी स्ट्रगल ये थी कि बजाय इसके कि वो मुल्क को सुधारते, क्योंकि मुल्क जहाँ भी, अगर मुल्क ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाएंगे, मुल्क नीचे जाता है तो वो गैर आईनी कुव्वतें भी खत्म हो गई, लेकिन ये तरजीहात नहीं थी। वो कंपनी भी, वो गैर आईनी कुव्वत, अब उनकी सारी स्ट्रगल ये थी कि किसी तरह उनको यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाए। अब इसका फायदा ये होता है कि इस तरह तुर्की को जो सालाना इमदाद मिलती थी उसका हुजम थोड़ा बढ़ जाता और डॉलर्स कुछ ज्यादा आने लग जाते, बजाय इसके कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाई जाती या फिर रोजगार के नए मौके पैदा किए जाते, आम आदमी को खड़ा किया जाता। लेकिन गैर आईनी कुव्वतें सारे का सारा इक़्तिदार समेट कर अपने पास रख चुकी थीं, और इसके इवज यानी इसको बरकरार रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए वो अपनी कौमियत, मजहबी हैसियत और बहुत सारी चीजें दांव पर लगाने के लिए तैयार थे।
नाज़रीन, तुर्की की गैर आइनी जो कंपनी थी, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर बनाया हुआ था। वसाइल का तमाम जो रुख था उन्होंने अपनी तरफ किया हुआ था, और ऐसे ही कठिन और मुश्किल दौर के अंदर तैयब एर्दोगान की सियासी स्ट्रगल का आगाज़ होता है। 1994 में वो इस्तांबुल के मेयर बनते हैं, और 1998 तक यानी फ़कत 4-5 सालों के अंदर इस्तांबुल दुनिया के गंदे और करप्ट शहरों से उठकर यूरोप के 10 बेहतरीन शहरों की लिस्ट में आ चुका था। अब ये एक ऐसा रिजल्ट था कि तुर्की की पूरी जो आवाम थी वो तैयब एर्दोगान के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ खड़ी हो गई, जैसे आज इमरान खान के गिर्द आप पाकिस्तानी आवाम को देखते हैं। अब जब ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई तो कंपनी जो थी गैर आइनी कंपनी, उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने हाने बहाने से तैयब एर्दोगान को परेशान करना शुरू किया। उसके गिर्द मालूम और नामालूम घेरे जो है वो सियासी घेरे, गैर सियासी घेरे तंग होना शुरू हुए, लेकिन तैयब एर्दोगान जो थे वो अपनी आवाम के साथ खड़े रहे। गैर आइनी कुव्वतों ने बहुत कोशिश की कि जो 4-5 साल जो है तैयब एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, वहाँ पर कोई करप्शन की हो गई, कोई ना कोई माल रखा होगा इन्होंने, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जब नहीं मिली तो 1999 में इन्हीं फ़कत एक इस्लामी नज़म पढ़ने के ऊपर जो थे वो जेल भेज दिया गया। लेकिन सन 2000 में जब वो जेल से रिहा हुए, क्योंकि ये कोई केस बनता नहीं था, तो जब वो वापस बाहर आए तो उन्होंने फिर अपनी ज़ाती सियासी पार्टी इंसाफ और तरक्की के नाम से उसकी बुनियाद रखी, और 2001 में जो इंतखाबात हुए इस पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी भारी अक्सरियत के साथ ये पार्टी इंतखाबात जीत गई। हालांकि उससे पहले गैर आइनी कुव्वतों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह तैयब एर्दोगान को जो है वो रास्ते से हटाया जाए या फिर इसको इलेक्शन लड़ने से बाज रखा जाए। अब नाज़रीन, गैर आइनी कुव्वतें मार्शल्लाह लगाना चाहती थीं, क्योंकि जो राज था वो उनके हाथ से फिसलता उनको नजर आ रहा था, लेकिन अवाम का मूड बता रहा था कि अगर कोई भी इसी किस्म का एडवेंचर किया गया तो वो कोई नतीजा खेज साबित नहीं होगा। अब तैयब एर्दोगान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कंपनी से उलझने के बजाय कानून के निफाज को सबसे पहले यकीनी बनाया, इंसाफ का निज़ाम कायम किया, फौज और इसके जो बजट थे उनकी एक नई सिमत तय की, मुल्क के अंदर मुल्की और गैर मुल्की इंडस्ट्रीज लगाने का सिलसिला शुरू किया, टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को यकीनी बनाया। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम कामयाबी तैयब एर्दोगान ने समेटी वो ये है कि तालीम और इंटरटेनमेंट के निज़ाम को इस तरह मर्ज किया कि उसके असरात पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर जो है वो देखे गए। लेकिन नाज़रीन, ये सारे वो इक़दामात थे जिनसे कंपनी परेशान होगी, क्योंकि कानून जब सख्त हुआ, कानून की बालादस्ती हुई, तो फिर कंपनी अपने टाउट्स के ज़रिए जो भी कार्रवाई डालती वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती, और जब वो पकड़ी जाती तो फिर कंपनी के कोर्ट मार्शल भी होते, कंपनी को अदालत में भी बुलाया जाता, तो ये सारे मामला फिर होते। हालांकि अभी तैयब एर्दोगान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बाकायदा कंपनी से माजी का हिसाब नहीं पूछा था, वो सिर्फ उनकी महज शरारतों का जो था वो एक छोटा मोटा रिस्पॉन्स कर रहे थे। और नाज़रीन, करते कराते 2007 के इलेक्शन यानी सियासी इंतखाबात आन पहुंचते हैं, और इन इंतखाबात में कंपनी ने फुल एक सियासी पार्टी को पसी पर्दा रहकर फुल सपोर्ट की, लेकिन इसके बावजूद अवाम तैयब एर्दोगान के साथ कुछ इस तरह खड़ी थी कि कुछ अच्छा नतीजा ना निकल सका, यानी कंपनी एक बार फिर हार गई। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको देखने के बाद जो कंपनी थी वो गुस्से से लाल पीली हो गई, और उन्होंने बाकायदा अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर एक नए मार्शल्लाह की धमकी लगा डाली। अब तैयब एर्दोगान ने इस पर भी महज छोटे मोटे तबादले करवाए और दोबारा फिर मुल्क की तरक्की की दौड़ में लग गए। और आखिरकार नाज़रीन, मार्च 2013 जब तैयब एर्दोगान ने अपनी कौम को बताया कि अब हम IMF के चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं, अब अगर IMF को कर्ज चाहिए हो तो वो तुर्क रियासत से ले सकता है, और ये ऐलान करते हुए कौमी के तुर्की खजाने में $93 बिलियन के ज़रे मुबादला के ज़खायर उस वक़्त मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ से कहानी थोड़ी सी फिर मुख्तलिफ होती है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बाद, इस जंग में फातेह होने के बाद तैयब एर्दोगान ने मुल्क की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन यानी कंपनी के ऊपर हाथ डाला। हर वो फिरौन जो माजी में मुल्क की सालमियत, सियासी, मजहबी और समाजी इक़दार का सौदा करने में मुलव्वस रहा था, उनके लिए मुकदमात के दरवाजे खोल दिए, और फिर बहुत सारों को सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्माने, ये सारी सिचुएशन उसके बाद फिर बनना शुरू हुई।
اب ناظرین یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس پر کمپنی جو تھی وہ بہت بری طرح بکھلا گئی، لیکن قوم جو کہ طیب اردوغان کے ساتھ کھڑی تھی اس لیے اب کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ تو طیب اردوغان نے 2013 میں کمپنی پر ہاتھ ڈالا اور 2014 کے اندر انہوں نے ملک کے اندر سول مافیاز اور ان کی پشت پناہی کرنے والی سیاسی جماعتوں کے اوپر طیب اردوغان نے کریک ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد 2015 میں طیب اردوغان کی گورنمنٹ عراق اور شام کے علاقوں میں بھی انٹرفیئر کرنے لگی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے اندر بھی فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کو طیب اردوغان گورنمنٹ نے اٹھا دیا۔ یعنی ایک طرح سے طیب اردوغان نے معاشی اور سیاسی استحکام کے بعد جو کنڈیشن پیدا کی تھی اس سے ملک کے اندر اور باہر طیب اردوغان کے دشمنوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے مقامی سطح پر کنٹری کے اندر یعنی ترکی کے اندر ایک طرح کی بے چینی دیکھی گئی۔ یعنی لوگ کئی طرح کے سوال پوچھ رہے تھے، میڈیا کے اوپر ٹاک شوز اس کے اوپر ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر کمپنی کو یہ لگا کہ شاید طیب اردوغان اپنی مقبولیت آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں، اور یہی وہ وقت تھا جب 15 جولائی 2015 کو کمپنی موقع دیکھ کر اور مختلف سرویز وغیرہ کروا کر انہوں نے صدارتی محل طیب اردوغان کے صدارتی محل کی طرف دوڑ لگا دی، یعنی ایک نئے مارشل اللہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ناظرین اس کے بعد دنیا نے جو دیکھا، تاریخ نے جو رقم کیا، ترک قوم نے جس طرح اپنی حقیقی آزادی کے اوپر پہرا دیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کا عام آدمی ایک سستی گاڑی لیکن معیاری گاڑی رکھ سکتا ہے، کم از کم ماہانہ $500 کما سکتا ہے۔ دنیا کی بہترین تعلیم یہاں ترکی کے اندر مفت دی جاتی ہے، اور ایک عام آدمی سال میں ایک بار کھلی ڈلی جو ہے وہ سیاحت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی حقیقی آزادی اور خودداری پر پوری طرح ایک رات جاگ کر پہرا دیا تھا۔ اور ناظرین یہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ماورائے عدالت کسی کو گرفتار کرے، کسی کو ننگا کرے، کسی کو مارے، تشدد کرے، یہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ترکی کی داستان، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صفحہ کو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔